सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज बायो सावर्ट का नियम पढ़ेंगे। बायो सावर्ट का नियम क्या होता है, इसके पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है ना। ये हमारे पास थर्ड यूनिट है 12th की, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक हुए हैं, ओरस्टेड एक वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने ये बताया कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, मान लो कि कंडक्टर है, कोई चालक है, कोई तार है, इस तरह से कोई भी चालक तार है मान लो ये, तो उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने क्या किया कि एक चालक तार ले लिया, ये तार ले लिया, और जब इस तार को हम कुंजी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं और चालू करते हैं, बटन को दबाते हैं, तो क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। वो धारा प्रवाहित होने के बाद में उन्होंने क्या किया, इसके पास में चुंबकीय सुई रखी थी और उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या होता है कि जो चुंबकीय सुई पास में रखी है, इसमें क्या होता है, विक्षेप, डिफ्लेक्शन होता है, ये इधर उधर चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, चालक तार है, जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं और उसके पास में चुंबकीय सुई रखते हैं तो उस चालक की चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब इसमें धारा मान लो कि इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है ऊपर, जैसे यहाँ मान लें कि धारा इधर ऊपर जा रही है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र किधर लगेगा, उसकी दिशा हम किस प्रकार से बताएंगे, ये हम बता सकते हैं कि इसको अपने को इस तरह से पकड़ना है, कंडक्टर को, चालक को, तार को, और ये जो उंगलियां होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी और ये अंगूठा होता है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें धारा मान लो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, किसी चालक तार में ऊपर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो उंगलियों के द्वारा प्रदर्शित होगा। इस तरह से ये उंगलियां, मतलब इसमें धारा, इस चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से प्रदर्शित होगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है, इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में प्रदर्शित होगा। इसमें देखो धारा किधर जा रही है, नीचे की धारा जा रही है तो अंगूठा नीचे करना है, और तो चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, इस डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इसमें यह बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, वो धारा पर डिपेंड करेगा कि धारा यदि हम इस तरह से ऊपर प्रवाहित कर रहे हैं, इस चालक को ऊपर की ओर प्रवाहित करें, मान लो चालक है, इसमें धारा यदि ऐसी प्रवाहित करें तो हमारी उंगलियों की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। मान लो धारा नीचे की ओर प्रवाहित करें तो इसको ऐसा पकड़ना है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, धारा नीचे आएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव किसको कहेंगे कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है तो उस प्रभाव को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसके सहायता से अपन धारा की दिशा यदि ज्ञात हो तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बायो सावर्ट का नियम देखेंगे कि बायो सावर्ट का नियम क्या होता है। बायो और सावर्ट ये दो वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1820 में जब हम धारा प्रवाहित करते किसी चालक में तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये ओरस्टेड ने बताया था। लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका मान कितना होगा, ये सर्वप्रथम बायो सावर्ट के द्वारा ज्ञात किया गया था। बायो सावर्ट का नियम क्या बताता है कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उस चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसका मान कितना होगा, ये सबसे पहले बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने गणित यानी फार्मूले के द्वारा प्रेजेंट किया था, प्रदर्शित किया था। तो हम वही देखेंगे कि मान लो कि हमारे पास चालक तार है, एक्स वाई चालक तार है, कंडक्टर है, और इस चालक तार में हमने I धारा प्रवाहित कर दी है, मान लो कि I धारा प्रवाहित हो रही है, और जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये ओरस्टेड ने पहले ही बता दिया था प्रयोग के द्वारा। अब कितना उत्पन्न होगा ये हम बायो सावर्ट के नियम से ज्ञात करेंगे। तो बायो सावर्ट का नियम का जो प्रयोग है उसमें क्या था, एक चालक तार एक्स वाई, और इस चालक तार में हमने I धारा प्रवाहित कर दी, और इस चालक तार का एक अपने बहुत छोटा सा अल्पांश ले लिया, छोटा सा भाग dl ले लिया। इस dl के कारण से r दूरी पर एक बिंदु P मान लेंगे हम, ये बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानी हमने dB है।
हमने क्या किया, एक चालक तार XY ले लिया, इसमें I धारा प्रोवाइड कर दी और इस चालक तार की एक छोटा सा अल्पांश स्मॉल पार्ट ले लिया। इस छोटे से भाग के कारण से बिंदु P पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये कितनी होगी ये हम देखेंगे। तो प्रैक्टिकल ये देखा गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 4 कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक ये था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है dV चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जितनी अधिक धारा प्रवाहित करेंगे उतनी अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। स्वाभाविक है कि धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। दूसरा कारक ये था कि यदि लंबाई बढ़ा देंगे अल्पांश लिया dl, इसके भी क्या होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक का जो अल्पांश लिया है छोटा सा भाग लिया उसके भी क्या होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है, dv अनुक्रमानुपाती dl। तीसरा ये बताया था कि जो dv जो होती है वो sin थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, dv समानुपाती sin थीटा। और चौथा कारक ये बताया था कि dv जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जो दूरी है रखी यहाँ से अल्पांश से बिंदु P के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये 4 कारक प्रैक्टिकली प्रयोग के द्वारा उन्होंने प्रदर्शित किया था। पहला क्या था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लंबाई अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता sin थीटा के अनुक्रमानुपाती, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन चारों को उन्होंने मिला दिया था, dv समानुपाती आइडियल sin थीटा बटे r वर्ग हो जाएगा, इधर dv है आइडियल sin थीटा अपन r वर्ग। तो अपने को बायो सावर्ट का नियम याद रखने के लिए क्या करना है, dv समानुपाती आइडियल sin थीटा अपन r स्क्वायर इतना याद रखना। अब ये समानुपाती हटा के कांस्टेंट लगा देना, ये कांस्टेंट लगा देखिए आइडियल sin थीटा अपन r वर्ग। अब जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट का मान अलग अलग पद्धति में अलग अलग होता है। CGS पद्धति में k का मान 1 होता है, CGS पद्धति में k का मान कितना होता है 1 होता है, और SI पद्धति में इसका जो मान होता है CGS पद्धति में k का मान 1 होगा, ध्यान रखना। तो dv बराबर μ0 बटे 4 पाई आइडियल sin थीटा अपन r वर्ग हो जाएगा, और CGS पद्धति में मात्रक होता है गॉस या और स्क्वायर होता है। SI पद्धति में जो k का मान होता है वो μ0 अपन 4 पाई होता है और 10⁻⁷ न्यूटन बटे एम्पियर मीटर का एम्पियर स्क्वायर। तो ये हमारे पास CGS पद्धति में ध्यान रखना k = 1 रख देना वहाँ पे, और dv का मान SI पद्धति में μ0 बटे 4 पाई रखना, CGS पद्धति में गॉस लिखना और SI पद्धति में टेस्ला लिखना। ये दोनों की मात्रक अपने को मालूम होना चाहिए। CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गॉस और SI पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, और μ0 बटे 4 पाई का मान 10⁻⁷ होता है, और एक टेस्ला का मान 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ये अपने को संबंध याद रखना है। तो इस तरह से ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। इसको CGS में k का मान 1 रखना, SI में μ0 बटे 4 पाई रख देना, जो k आया है कांस्टेंट जो लगाया ये कांस्टेंट का मान, k का मान CGS में 1 और dv का मान गॉस तीव्रता का सूत्र गॉस, फिर SI में μ0 बटे 4 पाई लिखना या 10⁻⁷ लिखना इसकी जगह, और इसका मान टेस्ला। अब ये अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक अलग अलग होते हैं। SI पद्धति में टेस्ला भी होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर भी होता है, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र के तीनों मात्रक अपने को याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। एक टेस्ला, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में यदि इस फार्मूले को गॉस के बायो सावर्ट के नियम को सदिश रूप में व्यक्त कीजिए भी आता है, तो सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना है, मैं एन कैप लगा देना। ये एकांक सदिश कहलाता में पढ़ा था। अब एकांक सदिश का मान एकांक सदिश क्या होता है, आर वेक्टर अपन आर होता है। जब भी एकांक सदिश निकाले तो एक तो आर वेक्टर का मान निकालना और आर का मान निकालना। तो वेक्टर क्या होता है, सदिश हमने पढ़ा था। यदि सदिश निकालना हो एक तो उसका मान मालूम होना चाहिए और उसकी दिशा मालूम होना चाहिए। दो चीजें, सदिश में दो चीजें की जरूरत पड़ती है। एक तो उसका मान, आर क्या है परिमाण या मान, और एन क्या है, एन कैप क्या है उसकी दिशा। तो ये दोनों मान मालूम होना चाहिए। यहाँ से आर का मान, यदि एन कैप का मान निकाले तो आर वेक्टर अपन आर हो जाएगा, और ये मान यहाँ रख देंगे एन कैप की जगह आर वेक्टर अपन आर, ये आर वेक्टर अपन आर रखे इसमें एन कैप की जगह। तो ये हमारे पास μ0/4 पाई आइडियल dl क्रॉस आर वेक्टर अपन आर की घात 3। जब भी साइन थीटा हटाया जाता है तो बीच में क्रॉस लगाया जाता है, ध्यान रखना।
साइन थीटा बटा के बीच में क्रॉस लगा दे तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ भी वेक्टर लगा दो, ये वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया, बायो-सावर्ट का नियम। तो कभी आता है वेक्टर के रूप में बायो-सावर्ट का नियम लिखिए तो dv इक्वल टू म्यू 0/4 I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r की पावर 3 टेस्ला, ये ऐसा ही पद्धति है। तो इस तरह से हमारे पास वेक्टर फॉर्म में भी इसका मान हम लिख सकते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण जो है टर्म्स आती है म्यू जीरो को वायु निर्वात की चुंबकनशीलता कहते हैं। चुंबकनशीलता बोलते हैं इसको। जब भी म्यू नॉट आए तो वायु निर्वात की चुंबकनशीलता कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है ध्यान रखना है, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर होता है। चुंबकनशीलता का मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर का स्क्वायर होता है। इसके लिए डायमेंशन निकाले, विमा निकाले तो न्यूटन मतलब बल की विमा ml की -2 होती है और एम्पियर की ए होती है ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो चुंबकनशीलता का जो मात्रक होता है विमा होती है ml t -2 a -2 होती है। तो म्यू जीरो को हम बाह्य निर्वात की चुंबकनशीलता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर होता है और इसकी जो विमा होती है न्यूटन मतलब ml की -2 बल और एम्पियर का ए स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर लगा देंगे, ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा 10 की पावर -2। अब हम बायो-सावर्ट के नियम से 1 एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे। यदि बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है, dv बराबर म्यू 0/4 I dl sin थीटा बटे r वर्ग, या म्यू 0/4 का मान 10 की घात -7 होता है, इसको ध्यान रखना। तो ये बायो-सावर्ट का नियम होता है 10 की घात -7 I dl sin थीटा अपन r का स्क्वायर। अब इस नियम में यदि हमने dl इक्वल टू 1 रख दिया या dl का मान 1 रख दिया, sin थीटा का मान 1 रख दिया, r का मान 1 रख दिया और dv का मान 10 की घात -7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर रख दिया। तो यदि ये मान यहाँ रख देते dv की जगह 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर, -7 बराबर 10 की घात -7 गुणित i का मान 1, सॉरी i का मान निकालना है, dl का मान 1, sin थीटा का मान 1 और r का मान 1। इन सब के मान यदि हम रखते हैं तो ये 10 की घात -7 से 10 की घात -7 कट जाएगा और ये 10 की घात -7 से 10 की घात -7 कट जाएगा। तो i का मान कितना जाएगा, ये 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो i इक्वल टू आ जाएगा 1 एम्पियर। तो धारा 1 एम्पियर अपने को प्राप्त होगी। कैसे मिलती है धारा 1 एम्पियर, उसकी हम परिभाषा देंगे। क्या 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या के, हमने त्रिज्या कितनी ले रखी है, 1 मीटर ले रखी है, 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई के चाप में, 1 मीटर लंबाई का अपने पास चाप है में प्रवाहित करने पर केंद्र पर, केंद्र इसलिए बोला क्योंकि थीटा का 90 डिग्री है, चाप हमेशा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्र से यदि कोई लंबाई पर अपन कोई लाइन खींचे तो 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए अपन चाप के केंद्र पर लिखेंगे। चाप के केंद्र पर इसका मतलब हुआ 90 डिग्री का कोण। 10 की घात -7 10 की घात -7 वेबर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। यानी 1 एम्पियर धारा किसको कहेंगे कि हमारे पास में 1 मीटर त्रिज्या का कोई तार है और उसका व्यास चाप कितना मान लेते हैं, 1 मीटर लंबाई के चाप में यदि प्रवाहित करें, 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10 की घात -7 वेबर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, तो उस धारा को हम 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। ये हमारे पास धारा की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा आपको को मालूम होना चाहिए कि मान लो कि हमारे पास 1 मीटर त्रिज्या का और 1 मीटर लंबाई की चाप में प्रवाहित करते हैं। 1 मीटर त्रिज्या का जो चालक तार है और उसके चाप कितना है, 1 मीटर वाला चाप है, उसका चाप मतलब इस तरह से चाप की चावा, तो उसके केंद्र पर 10 की घात -7, केंद्र क्यों बोला क्योंकि थीटा का 90 डिग्री है, केंद्र हमेशा चाप पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसलिए चाप के केंद्र पर 10 की घात -7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है, तो उस धारा को हम 1 एम्पियर धारा कहते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।